अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं HVAC साइट इंजीनियर। तो उसकी कौन सी ड्यूटीज़ होती हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ऑपरेशन मेंटेनेंस का भी एक्सपीरियंस है और साइट इंजीनियर का भी एक्सपीरियंस है। और मैं एज अ साइट इंजीनियर HVAC भी काम करता हूं। तो मुख्तलिफ साइट इंजीनियर HVAC के होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर का भी साइट इंजीनियर HVAC का होता है, वो कंसल्टेंट का भी साइट इंजीनियर HVAC का होता है, वो क्लाइंट का भी साइट इंजीनियर HVAC का होता है। तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, मगर एज पर कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और क्लाइंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उसमें डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो HVAC साइट इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्टर की एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमारे जो मोस्टली व्यूअर हैं ये वीडियो देखते हैं वो बिलोंग कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं। तो ये मैं जो HVAC की साइट इंजीनियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड एक्सप्लेन करूंगा। इंशाल्लाह आगे कंसल्टेंट और क्लाइंट के भी साइट इंजीनियर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये मैं आपको वीडियो में चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसमें ड्यूटी और साइट पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर को कौन कौन सी मालूमात होनी चाहिए वो भी साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो HVAC का साइट इंजीनियर है उसको कम से कम वो जो भी सिस्टम है HVAC के उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी सिस्टम को एग्जीक्यूट करवाना जा रहे हैं या इंस्टॉलेशन करना जा रहे हैं, या उसकी आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे आप, क्योंकि आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ डीलिंग करनी होती है, डिस्कशन करनी होती है, काम में काफ़ी मसले होते हैं, फिर क्लाइंट के भी लोग होते हैं और कंसल्टेंट के भी लोग होते हैं या दूसरे काफ़ी लोग होते हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। तो उसके लिए आपको सिस्टम की मालूमात होनी चाहिए। अगर आपको सिस्टम समझ में आ रहा है तो फिर आप काम को प्रॉपर हैंडल भी कर सकते हैं, और उसको अगर आपको सिस्टम को चलाना है तो वो चला भी सकते हैं। उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस करनी है तो वो मेंटेनेंस या ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो आपको सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे सेंटर एयर कंडीशनिंग का सिस्टम में या VRF सिस्टम में HVAC का, या सिंगल स्प्लिट या मल्टी स्प्लिट AC का सिस्टम है। इसके अलावा जब वेंटिलेशन का कोई सिस्टम है, कार पार्किंग का कोई सिस्टम है, या कोई हीटिंग का कोई सिस्टम है, तो वो सारे सिस्टम ज़ाहिर वो एक्सपीरियंस से आते हैं। तो वो आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो वो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो कहने का मकसद है तो आपको जो भी HVAC के सिस्टम में जा रहे हैं तो उसकी मालूमात होनी चाहिए, फिर फ्यूचर में आपसे उसी बारे में सवाल जवाब होंगे। कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी साइट इंजीनियर है तो उसको तो ड्राइंगें रीड करना ज़रूर आनी चाहिए, उसको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को चलाना आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कंस्ट्रक्शन की ड्राइंग्स होती हैं या टेंडर ड्राइंग होती हैं, शॉप ड्राइंग होती हैं, तो ड्राइंग्स मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइंग होती हैं। तो उनको आपको रीड करना है या उसको पढ़ना है तो उसके लिए आपको ऑटोकैड कम से कम आनी चाहिए। ऑटोकैड आप ड्राइंगें खोलेंगे, क्योंकि जो ड्राइंगें हमें साइट पे मिलती हैं वो ऑटोकैड की फॉर्म में मिलती हैं या PDF की फॉर्म में मिलती है, मगर ऑटोकैड की ड्राइंगें इस वजह से चाहिए होती है, उसमें आपको कोई एडिटिंग करनी है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको जूम करके क्लियरली देख सकते हैं या समझ सकते हैं। या आपको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है तो उसमें से शॉप ड्राइंग बनानी है तो वो ऑटोकैड की ड्राइंग से इजीली हो सकती हैं। तो पहली बात तो आपको कॉन्ट्रैक्टर के कोई भी साइट इंजीनियर तो उसको ड्राइंगें पढ़ना आनी चाहिए, उसको ड्राइंगों को फोकस करना चाहिए। जिस प्रोजेक्ट पे वो डिप्यूट है तो उस प्रोजेक्ट की ड्राइंगें कम से कम वो समझे। वो ड्राइंगें पढ़ना आएगी तो फिर आप काम को एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं, किसी से काम ले भी सकते हैं और काम को समझ भी सकते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो देखें आपको कोई भी काम मिला हुआ है तो आपको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग इशू की जाती है, आपको मिलती है, तो फिर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग की आपको अप्रूवल करानी होती है एज ए शॉप ड्राइंग की सूरत में, क्योंकि शॉप ड्राइंग इस वजह से बनानी पड़ती है। तो वो जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग मिली हुई है साइट पे जब आते हैं तो उसमें काफ़ी चेंजिंग होती है। काफ़ी ड्राइंग आपको सिंगल लाइन में मिली होती है, वो डबल लाइन में ड्राइंग बनानी होती है। डबल लाइन में ड्राइंग बनाने का ये फ़ायदा होता है कि उसकी एक्चुअल साइज़ पता चल जाती है। वो अगर डक्ट है तो उसकी चौड़ाई कितनी है, वो डबल लाइन के हिसाब से प्लान पे प्लेस करेंगे तो उसकी एक्चुअल
विड्थ पता चल जाएगी, या हाइट आपको मालूम करनी है तो वो सेक्शन बनाएंगे तो उसकी हाइट पता चल जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्टर की ये जिम्मेदारी होती है, जब काम मिलता है और उसको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग मिलती है तो उसके बाद उसको शार्प ड्राइंग बनानी पड़ती है। तो शार्प ड्राइंग बनाने के लिए आपको वो स्टाफ होना चाहिए जो शार्प ड्राइंग बनाए। तो उसके लिए आपको ऑटोकैड के लोग होते हैं, या रिविट का अगर प्रोजेक्ट है तो रिविट के जिसको उसके चलाना आता हो तो वो होने चाहिए। प्रोजेक्ट जैसे मिलता है आपको तो वो उसका वर्किंग फ़ौरन करनी पड़ती है, क्योंकि आपको एग्जीक्यूट काम तभी कराएंगे जब शार्प ड्राइंग हो कि आपकी अप्रूवल होगी और शार्प ड्राइंग आप कंप्लीट करेंगे। और उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर है उसको बीओक्यू की मालूमात होनी चाहिए। बीओक्यू का मतलब है बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी अगर जो भी एचवीसी का सिस्टम या एचवीसी के इक्विपमेंट या कंपोनेंट या कोई भी डक्ट है, पाइप है या वाल्व है, कोई भी चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है, वो सारी क्वांटिटी बिल ऑफ क्वांटिटी में मेंशन हुई होती है। ये आइटम आपको लगाना है और उसकी कितनी क्वांटिटी लगनी है वो भी बिल ऑफ क्वांटिटी बीओक्यू में मेंशन होता है, और उसका रेट कितना है एक यूनिट का वो भी मेंशन होता है, और कम्युलेटिव या टोटल अमाउंट कितना है वो भी मेंशन होता है। तो जब भी आप काम करवाएं तो ड्राइंग को भी देखना है, उसके साथ बीओक्यू को भी देखना है। तो क्योंकि कुछ चीज़ें ड्राइंगों से क्लियर नहीं होती तो आप बीओक्यू से ले लेते हैं, फिर आगे आपको जब बिल भी करेंगे तो बीओक्यू काम आएगा, या बहुत सी चीज़ों से, क्योंकि सारी चीज़ें पैसे से रिलेटेड होती हैं। तो आप जो भी काम करेंगे तो आप देखेंगे तो बीओक्यू में उसकी बिलिंग दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो इसके लिए आपको बिल ऑफ क्वांटिटी या बीओक्यू की मालूमात होनी ज़रूरी है। उसके अलावा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई भी आप एचवीसी का कंपोनेंट या इक्विपमेंट या कोई भी पार्ट है या डक्ट है या पाइप है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं या उसका काम करना है तो उसकी सारी टेक्निकल डिटेल्स दी होती है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। फॉर एग्जांपल आप ड्राइंग में मेंशन है आपको ये 4 इंच का पाइप लगाना है, तो आप ये पाइप का मटेरियल कौन सा होना चाहिए, कौन से मटेरियल का पाइप होना चाहिए पाइप का या स्टैंडर्ड कौन सा होना चाहिए, ये सारी डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में दी होती है। और पाइप के साथ उसकी सपोर्टों की भी डिटेल दी होती है। तो काफ़ी कंप्लीट डिटेल आप देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगी। जैसे अगर आप मुसलमान हैं तो हमारा यकीन है तो कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। अगर कुरान शरीफ में से कोई चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती तो फिर हम हदीसों को देखते हैं, तो उससे रेफरेंस लेते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर और हमारा रास्ता क्लियर और हम आगे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सही कर सकें। इसी तरह से जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट हमें मिले होते हैं तो उसमें स्पेसिफिकेशन एज हदीस का काम कर रही होती है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखकर हमें उसकी सारी डिटेल को समझना है और फिर उसके बाद फिर वो परचेजिंग भी करनी होती है या दूसरे जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर सकते हैं या अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे बाद में हम काफ़ी इंस्पेक्शनें होंगी या काम को एग्जीक्यूट करवाना है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट से मुंसलिक सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर रिजेक्ट हो जाएगी, हमारी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। तो इस वजह से किसी चीज़ को समझना है डीप में तो आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़नी पड़ती है, उसकी मालूमात आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है दोस्तों टेक्निकल सबमिटल। टेक्निकल सबमिटल वो डॉक्यूमेंट होता है जैसे कोई भी चीज़ आपको अप्रूवल करवानी है इंस्टॉलेशन से पहले, तो उस इंस्टॉलेशन से पहले एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसे हम टेक्निकल सबमिटल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चिलर इंस्टॉल करवाना है तो चिलर इंस्टॉलेशन से पहले एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें वो कौन से ब्रांड का आप चिलर लगाना जा रहे हैं और उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से आपने डिटेल देखी या ड्राइंगों से डिटेल देखी या कोई कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट में एडेंडम में उससे डिटेल देखी, वो सारी कंपाइल हो जाती है टेक्निकल सबमिटल में। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है, उसकी टेक्निकलिटीज़ भी आ जाती हैं, उसकी डिज़ाइन पैरामीटर भी सारे उसमें आ जाते हैं, उसकी पिक्चर्स या डिटेल भी सारी उसमें आ जाती है और किस मैन्युफैक्चर से या किस ब्रांड से या कहाँ से ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो वो भी आ जाती है। उसमें काफ़ी इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या टेस्टिंग कमीशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू सारी डिटेल टेक्निकल सबमिटल में आ जाती है। तो वो चिलर से मुंसलिक कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट होता है। इसी तरह वो एचयू का भी हो सकता है, पंप का भी हो सकता है, पाइप का भी हो सकता है, वाल्व का भी हो सकता है। बहरहाल हर आइटम का मुख्तलिफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम टेक्निकल सबमिटल बोलते हैं। तो उसको कंपाइल करके बनाना होता है, फिर उसकी अप्रूवल के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर का साइट इंजीनियर होता है वो कंसल्टेंट को सबमिट करता है। तो वो जो कंसल्टेंट जो डिज़ाइनर होता है तो वो डिज़ाइनर फिर उसको रिव्यू करता है। अगर वो सारी चीज़ें
आपके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसमें फुलफिल हुई हैं, पूरी हुई हैं, तो फिर उसको रिव्यू करता है। अगर वो सारी चीज़ें सही हैं तो फिर उसको अप्रूव कर देता है। अगर उसमें कुछ कमी पेशियाँ हैं तो उसको अप्रूव विथ कमेंट्स कर देता है। अगर उसमें कोई चीज़ डॉक्यूमेंट से हट कर है या डॉक्यूमेंट के मेयार को पूरी नहीं उतरती तो फिर उसको रिजेक्ट कर देता है, नॉट अप्रूव करता है और रीसबमिशन के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। तो इसको रीसबमिट करें क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं उतरता। तो ये टेक्निकल सबमिटल का जो डॉक्यूमेंट होता है या टेक्निकल सबमिटल होता है तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे, फिर सबमिट भी करेंगे, फिर उसकी अप्रूवल होती है, फिर उसके हिसाब से चीज़ें आपको मंगानी है, फिर उसको इंस्टॉल करना है। दोस्तों उसके अलावा HVAC सिस्टम की आपको क्वांटिटीज़ वर्किंग आनी चाहिए, क्योंकि जो सेंटर एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है या कोई भी HVAC का सिस्टम है तो वो चीज़ें आपको मंगानी है। तो उसकी क्वांटिटीज़ ड्राइंग से देखकर आपको क्वांटिटीज़ निकालनी होती है, फिर उसके बाद वो चीज़ें अप्रूवल के बाद फिर ऑर्डर करनी होती है या मंगानी होती है। तो क्वांटिटीज़ किस तरह से निकाली जाती है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। जो क्वांटिटी सर्वेयर का काम जो इंजीनियर भी साइट इंजीनियर कर रहा होता है, या आपका अगर क्वांटिटी सर्वेयर की अगर क्वांटिटी निकालने के लिए कोई दूसरे लोग हैं तो वो भी करते हैं। तो HVAC साइट इंजीनियर को इसकी मालूमात होनी चाहिए, तो कितने पाइप लग रहे हैं, कौन सी साइज़ के पाइप लगे हैं, उसकी क्वांटिटीज़ कितनी है, वाल कितने लग रहे हैं, उसकी साइज़ क्या है और कितनी क्वांटिटीज़ हैं, फिटिंग्स कौन सी लगेंगी, इक्विपमेंट कौन से लगेंगी, वो सारी क्वांटिटीज़ वर्कआउट करनी होती है, फिर वो मंगानी होती है। अगर आप क्वांटिटीज़ कम मंगाएंगे तो फिर चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा निकाल ली और वो मंगा ली तो फिर आपका पैसा ज़ाया होगा और पैसे का लॉस होगा। तो वो एक प्रॉपर क्वांटिटी की वर्कआउट करनी होती है, क्योंकि एज़ पर साइट कंडीशन या एक्चुअल क्वांटिटीज़ निकालनी होती है। BOQ में भी क्वांटिटीज़ दी होती हैं, वो मगर 100% नहीं होती, वो टेंटेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं। एक्चुअल क्वांटिटी जो आपको फाइनल ड्राइंग्स इशू होती हैं या कंस्ट्रक्शन ड्राइंग मिलती है उसके बाद आप शार्प ड्राइंग बनाते हैं, बेसिकली जो क्वांटिटीज़ शार्प ड्राइंग से निकाली जाती हैं, जैसे आपको प्रॉपर क्वांटिटी निकाल सकें और सही क्वांटिटी निकाल सकें, ना मटेरियल ज़्यादा आए ना मटेरियल कम आए, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा मटेरियल आए, और जैसे मटेरियल पूरा भी आएगा और सही भी आएगा तो आपका काम जो है वक्त पर या टाइम पर वो कंप्लीट होगा। अदरवाइज़ अगर आप सही नहीं करेंगे आपको नुकसान भी हो सकता है, आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो इस चीज़ों को प्रॉपर वर्कआउट करना होता है। तो ये HVAC साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसको क्वांटिटीज़ की वर्किंग आनी चाहिए। दोस्तों HVAC का साइट इंजीनियर जो होता है तो उसको अपना HVAC का काम करना होता है, मगर HVAC के काम के अलावा दूसरी सर्विसेज भी बिल्डिंग में चल रही होती हैं, जिसे हम कॉमनली MEP मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग या उसके अलावा दूसरी भी होती हैं, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो काफ़ी सर्विसेज होती है, उसके साथ आपको कोऑर्डिनेशन भी करनी होती है। तो जो HVAC का साइट इंजीनियर होता है तो उसको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि उसको अपने HVAC से रिलेटेड मसलों को रिजॉल्व करना होता है और उसको कंप्लीट भी करना होता है। इस वजह से जो HVAC का साइट इंजीनियर होता है तो वो दूसरी डिसिप्लिन से या दूसरी स्पेशलिटी से वो कोऑर्डिनेट करता है मसलों को रिजॉल्व कराने के लिए। उसको इलेक्ट्रिकल के लोगों से भी मिलना होगा, प्लम्बिंग के लोगों से भी मिलना होगा, सिविल के लोगों से भी मिलना होगा, क्लाइंट के लोगों से भी मिलना होगा, कंसल्टेंट के लोगों से भी मिलना होगा। तो वो कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर करनी होती है जिससे मसले हल हों और वक्त पे निपटें भी। तो उसकी कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर होनी चाहिए, तो उसको ये मालूमात होनी चाहिए तो ये मसला हल करने के लिए मुझे किससे कोऑर्डिनेट करना है जैसे मसला हल हो सके। तो उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जब भी काम आप HVAC का कर रहे होंगे तो ज़ाहिर काम करने से पहले आपको प्लानिंग करनी होती है, और प्लानिंग के बाद एक वर्क शेड्यूल बनाना होता है। तो जो HVAC का साइट इंजीनियर है तो उसको वर्क प्लानिंग आनी चाहिए, और उसके अलावा अपने स्टाफ या लोगों को हैंडलिंग भी आनी चाहिए। पहले तो उसको शेड्यूल बनता है तो वर्क इस हिसाब से आपको कंप्लीट करना है, ये मटेरियल पहले लगेगा या ये इक्विपमेंट पहले लगेंगे, उसके बाद ये दूसरे में लगेंगे। मगर वर्क प्लानिंग एक शेड्यूल के ज़रिए से हो गई, और जहाँ आप अपने साइट पे जो HVAC साइट इंजीनियर है तो उस वर्क प्लानिंग के हिसाब से अपने लोगों को भी हैंडल करना है या मटेरियल को भी हैंडल करना है। तो वो कौन से लोग ये वाला काम कर सकते हैं, कौन से लोग वो वाला काम कर सकते हैं, तो वो लोगों की प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है, लोगों को हैंडल भी करना है, अपने स्टाफ को हैंडल करना है।
तो उस वजह से उसको प्रॉपर प्लानिंग भी आनी चाहिए, किस तरह से प्लान करके काम को एग्जीक्यूट करवाना है। उसके अलावा लोगों को या अपने स्टाफ को किस तरह से हैंडल करना है, तो उसकी भी मालूमात होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी HVAC का साइट इंजीनियर काम कर रहा होता है तो उसको सारे काम वो फिज़िकली या इंस्ट्रक्शन से नहीं होते, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन या करस्पॉन्डेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन या करस्पॉन्डेंस के लिए सबसे पहले तो उसको MS ऑफिस आना चाहिए। MS ऑफिस में उसको वर्ड आनी चाहिए, एक्सेल आनी चाहिए, पावर पॉइंट आनी चाहिए। MS ऑफिस उसको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि आपको कभी एक्सेल की शीटें बनानी पड़ती हैं। एक्सेल की शीटें बनाएंगे, उसमें शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल बनाने होते हैं, या लेबर के बारे में उसकी लिस्टें बनानी होती हैं, या आपको पैसों के बारे में वो चीज़ें बनानी होती है, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, या उसके अलावा काफ़ी एक्सेल का काम होता है जो आपको प्रॉपर शेड्यूलिंग बनानी होती है या वर्किंग करनी होती है। तो आपको एक्सेल की मालूमात होनी चाहिए, वर्ड की मालूमात होनी है, जैसे आपको लेटर लिखने या कोई भी मेमो लिखनी है या इंस्ट्रक्शन लिखनी है या कोई भी ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस करनी है, तो वर्ड की मालूमात होनी चाहिए। और पावर पॉइंट की मालूमात इस वजह से होनी चाहिए, तो आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, प्रोग्रेस बतानी होती है, तो इस वजह से आपको पावर पॉइंट की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये एक तो MS ऑफिस की उसकी मालूमात होनी चाहिए, और ऑफिस में किस तरह से करस्पॉन्डेंस करनी है, तो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, करस्पॉन्डेंस करनी है, तो इसका मतलब है तो लोगों को जो चीज़ें लिखनी है, कोई भी फीडबैक आता है या कोई भी ऑब्जर्वेशन आती है तो उसको रेस्पॉन्स किस तरह से करना है, तो वो करस्पॉन्डेंस कहलाती है। इस तरह से करस्पॉन्डेंस आनी चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन जो ऑफिस का रिकॉर्ड है वो भी मेंटेन करना है। तो ऑफिस का रिकॉर्ड मेंटेन इस तरह से करना है कि लोग कितने काम कर रहे हैं, उसकी उनको पैसे देने होते हैं, या फील्ड इंस्ट्रक्शन, काफ़ी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, टेक्निकल सबमिटर्स होते हैं, तो वो सारों को प्रॉपर मेंटेन करना है। ड्राइंगें होती है, उसको मेंटेन करना है, कौन सी चीज़ कहाँ है उसकी लिस्ट आउट करनी होती है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन फाइलों से करना होता है। तो ये सारी मालूमात भी जो HVAC साइट इंजीनियर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको मालूमात होनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी काम आपको HVAC का करवाना है तो आपने सिर्फ ड्राइंगें देख ली, BOQ देख लिया, स्पेसिफिकेशन देख लिया और आप फ़ौरन काम शुरू नहीं करवाते। उसके लिए आपको एक मेथड स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, या इंस्टॉलेशन मेथोडोलॉजी भी कहलाती है, तो वो भी बनानी पड़ती है। और उसके बाद वो मेथोडोलॉजी अप्रूव हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको काम करवाना है। तो पहले ये काम करना है, बाद में वो करना है, उसके बाद ये करना है, प्रॉपर सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना है, सेफ्टी को मेंटेन करना है, तो सारी चीज़ों को हैंडल करना है। तो एक तरीक़ेकार बनाया जाता है, उस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए उसको काम को कंप्लीट करना होता है। तो उसको काम को इंस्टॉलेशन के लिए उसको मेथोडोलॉजी का मालूमात होनी चाहिए, तो उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से या मेथड स्टेटमेंट के हिसाब से उसको काम कंप्लीट करवाना होता है। तो उसको मेथोडोलॉजी के बारे में मालूमात होनी चाहिए, और उसके बाद मेथोडोलॉजी की मालूमात के साथ उसको जब उस तरीके से काम को कंप्लीट करवाना है तो वो तरीका मालूम होना चाहिए। दोस्तों, जैसे साइट पे काम चल रहा होगा तो HVAC इंजीनियर को ये भी करना है, तो उसको क्वालिटी कंट्रोल करनी है और काम को मॉनिटर करना है, क्योंकि लोग साइट में जो काम कर रहे होते हैं या उसका अपना स्टाफ वो काम कर रहा होता है, तो उसको आपको मॉनिटरिंग भी करनी है और उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, क्योंकि लगनी एक चीज़ चाहिए, वो शायद उन लोगों ने दूसरी लगा तो नहीं दी। अगर वो एक साइज़ की लगनी चाहिए उन लोगों ने अंडर साइज़ की तो नहीं लगा दी, या ये चीज़ इधर लगनी चाहिए थी उन लोगों ने उधर तो नहीं लगा दी। तो वो सारा जो काम हो रहा है तो उसको साइड में विज़िट भी करने और सारे कामों को देखना भी है, लुक आफ्टर भी करना है, उसकी मॉनिटरिंग भी करनी है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल भी करनी है। तो कहने का मकसद है वो जो भी काम हो रहा है तो वो साइट पे रेगुलरली विजिट करना चाहिए और काम को देखना चाहिए। कोई भी काम गलत हो रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के हिसाब से या शॉप ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सही नहीं है, तो उसको मॉनिटर भी करता रहे, जैसे काम सही भी हो, वक्त पे कंप्लीट भी हो और कोई पैसा अभी ज़ाया ना हो। अगर काम गलत करेंगे तो ज़ाहिर पैसों का भी नुकसान हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी साइट पे काम हो रहा है तो उसकी सेफ्टी वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो वो
जो साइट इंजीनियर है उसको सेफ्टी के बारे में मालूमात होनी चाहिए, जैसे आपके वर्कर की भी सेफ्टी हो, आपकी मटेरियल की भी सेफ्टी हो, आपके प्रॉपर्टी की भी सेफ्टी हो। तो वो सारी चीज़ों की वो सेफ्टी को देखे और जो भी कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है या सेफ्टी का जो लोग वहाँ पर डिप्यूट हुए हैं उनकी इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करे और वो काम है वो सेफ्टी के हिसाब से वो पूरा करे, और जैसे वो कोई नुकसान भी नहीं हो, लोगों को भी कोई नुकसान ना हो, किसी मटेरियल को भी नुकसान ना हो, प्रॉपर्टी को भी नुकसान ना हो, और वक्त पे चीज़ें निमटती भी जाएं और प्रॉपरली हो। अगर सेफ्टी की वायलेशन करेंगे तो लोगों की जान भी ज़ाया हो सकती है और मटेरियल का भी नुकसान हो सकता है। तो हमेशा सेफ्टी को फॉलो करनी चाहिए और सेफ्टी की जो लोग होते हैं तो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए और जैसे काम सही हो। उसके अलावा दोस्तों, जब भी HVAC का साइट इंजीनियर काम साइट पे करवा रहा होता है तो ज़ाहिर है उसको, जैसे आपको बताया, दूसरे लोगों के साथ वो कोऑर्डिनेशन करनी होती है, लोगों के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप रखने होते हैं और प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो वो प्रॉब्लम उसको सॉल्विंग आनी चाहिए और अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। जैसे दूसरे स्पेशलिटीज़ के लोग हैं तो वो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें या अपने लोगों के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हों या रिलेशनशिप हों, जैसे वो आपकी इंस्ट्रक्शन भी माने, अच्छा माहौल बना कर दें और जैसे आपकी भी इज़्ज़त हो और काम की भी इज़्ज़त हो और सारे लोगों की इज़्ज़त हो, एक अच्छे माहौल में काम कंप्लीट हो जाए और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिले। अगर आपके लोगों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं और आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं और प्रॉब्लम को और उलझा रहे हैं और छोटी छोटी बातों को इतना आप लेंदी करेंगे तो ज़ाहिर है लोग भी आपके साथ सेटिस्फाई नहीं होंगे, काम भी क्वालिटी का नहीं करेंगे या काम को डिले करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और लोगों के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप HVAC के साइट इंजीनियर हैं, आपने कोई भी काम कंप्लीट किया है या आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई भी काम या शुरू करना जा रहे हैं तो कोई भी साइट पे मटेरियल आता है तो उसकी मटेरियल की इंस्पेक्शन होती है। तो वो आपको कंसल्टेंट से उसकी इंस्पेक्शन करवानी होती है, वो मटेरियल अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको लगाना होता है। जब मटेरियल आपका लग गया, इंस्टॉल हो गया है, तो फिर उसकी वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होती है। तो वो काम जो आपने एग्जीक्यूट कर लिया है तो उसकी इंस्पेक्शन कराएंगे या इस तरह की मुख्तलिफ चेक रिक्वेस्ट होती हैं। तो वो आपको जो मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट है या वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट है या चेक रिक्वेस्ट है या कोई भी ऐसी जो सेफ्टी की रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट है जो आपको देनी है, तो उनके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट किस तरह से बनानी है और बनाने के बाद फिर सबमिट करना है, फिर कंसल्टेंट के जो कमेंट्स होंगे तो उसको फिर किस तरह से करवाना है और कंप्लीट हो जाए वो कमेंट्स, फिर दोबारा किस तरह से रीसबमिट करनी है। तो वो सारे प्रोसेस की आपको मालूमात होनी ज़रूरी है। उसके अलावा साइटों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं या इश्यूज़ होते हैं तो उनको रिज़ॉल्व करना होता है। उन रिज़ॉल्व करने के लिए काफ़ी मीटिंग्स होती है। तो मीटिंग्स के लिए पहले वर्किंग करनी पड़ती है। तो कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे, फिर उसको रिज़ॉल्व करने के लिए फिर कौन सा डिसीजन होता है। तो वो आपको मीटिंग कॉन्ट्रैक्टर के जो लोग हैं उसको कंसल्टेंट या क्लाइंट या दूसरे लोगों के साथ करनी पड़ती है या मटेरियल सप्लायर के साथ करनी पड़ती है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग, वो मीटिंग के मिनट्स नोट करने होते हैं। तो कौन सी पॉइंट डिस्कशन हुई और उसका सॉल्यूशन क्या निकला और यहाँ सॉल्यूशन नहीं निकला है तो उस पर कोई किसको अमल करना है, या वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है मिनट्स ऑफ मीटिंग की सूरत में। और मीटिंग से पहले भी एक वर्किंग करनी पड़ती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मीटिंग जब हो जाती है तो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनाते हैं या साथ साथ में मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने होते हैं। मीटिंग होने के बाद भी फिर आपको उसका फॉलो अप करना है। तो मीटिंग के बारे में आपको एक तो कैसे डिस्कस करना है, तो डिस्कशन की मालूमात होनी चाहिए। जैसे आप अपने पॉइंट्स हाईलाइट करें और उसको रिजॉल्व कराएं, और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग या मीटिंग के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। दोस्तों, कोई भी HVAC का प्रोजेक्ट है तो आप उसमें काम कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको काफ़ी रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं या बनानी होती हैं। वो एक्सीडेंट की भी रिपोर्ट हो सकती है, वो प्रोग्रेस की भी रिपोर्ट हो सकती है, वो किसी इंस्पेक्शन की भी रिपोर्ट हो सकती है, या काफ़ी चीज़ों की रिपोर्टें साइट पे बनानी होती है। वो साइट इंजीनियर को ये मालूमात होनी चाहिए या उसको ये स्किल होना चाहिए। तो रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से होती है, या किसी भी विज़िट आप जाते हैं तो उसकी विज़िट की या फेट की रिपोर्ट बनानी है या इंस्पेक्शन बनानी है, तो वो रिपोर्ट राइटिंग उसको आनी चाहिए।
उसके अलावा आपने जब भी काम को कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, तो उसकी मेजरमेंट होगी। तो मेजरमेंट शीटें किस तरह से बनानी होती हैं, वो आपको इक्विपमेंट की भी मेजरमेंट शीटें बनानी होती हैं। पाइप, एक्सेसरी, डक्ट फिटिंग्स, वाल्व, बहरहाल एक की से लेकर एक मेजर इक्विपमेंट जहाँ चिलर तक जो भी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, तो उन सारों की मेजरमेंट बनानी होती है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट मेजरेबल है तो आपको मेजरमेंट शीटें बनानी होती हैं, तो फिर वो बिल के लिए क्लेम करनी होती है। तो आपने ये काम या मैंने ये काम कंप्लीट करवा लिया है, फिर वो क्लेम करते हैं बिल का। अगर आपको प्रॉपर वो मेजरमेंट शीट बनाने नहीं आएगी तो आप बिल सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेजरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है दोस्तों IPC, इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट। तो ये इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट काफ़ी हर महीने में बनाना होता है, या 15 दिन में, या 2 महीने में, या 3 महीने में, क्योंकि आपने जो भी काम को एग्जीक्यूट या मुकम्मल करवा लिया है तो उसकी आपने मेजरमेंट शीट बनाई और एक बिल की फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट बनाना होता है जो आपको सबमिट करना होता है बिल के लिए। तो मेजरमेंट शीटें भी उसमें लगी होती हैं, फिर उसकी पेमेंट जो BOQ में आपने देखे उसके रेट क्या है तो वो भी उसमें डले होते हैं, और पहले हमने ये काम किया था और अभी ये किया और टोटल आज तक हमने काम ये किया। तो उस सारे काम की क्वांटिटीज़ भी आ जाती हैं और पैसे भी आ जाते हैं। तो ये चीज़ें लग गई है और उसके ये पैसे बन रहे। तो एक प्रॉपर बिलिंग की फॉर्मेट होती है जो BOQ को ही ज़्यादातर फॉलो करके की जाती है। और जैसे आपने जो भी काम कंप्लीट कर लिया है तो फिर वो आपको क्लेम करना होता है जिससे आपको पैसे मिलें। तो HVAC कॉन्ट्रैक्टर की ये भी जिम्मेदारी है, तो उसको IPC इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट बनाना आना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों अगर आप HVAC के साइट इंजीनियर हैं तो आपको टेस्टिंग, एडजस्टिंग, बैलेंसिंग और कमीशनिंग, तो इसकी मालूमात होनी चाहिए या उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आपने सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का सपोज करते हैं सिस्टम आपने इंस्टॉल करवाया है, उसमें चिल्ड वाटर भी है, कोल्ड वाटर भी है, डक्टिंग का एयर का सिस्टम भी है, डक्टें भी इंस्टॉल हुई हैं, चिलर्स भी हैं, एचूज भी हैं, पंप्स भी हैं और काफ़ी वाल्व हैं। तो सारे सिस्टम को एक तो बैलेंस करना होता है जो वाटर बैलेंसिंग या एयर बैलेंसिंग होती है, तो उसकी टेस्टिंग कमीशनिंग करनी होती है। तो प्रॉपर जो एयर आनी चाहिए या वाटर आना चाहिए तो वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी प्रेशर कितना होना चाहिए, बहरहाल जो टेक्निकल पैरामीटर सारे उसमें देखे जाते हैं। वो टेस्टिंग कमीशनिंग की ज़्यादातर थर्ड पार्टी होती है जो वो सारा काम टेस्टिंग कमीशनिंग या बैलेंसिंग का करती है। मगर HVAC साइट इंजीनियर भी उसके साथ कनेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर का, वो अपनी सुपरविजन में या लोगों को जो भी उसकी ज़रूरत होती हैं मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या लोग देने होते या साइड में उनके साथ चीज़ें टेक्निकल चाहिए होती या ड्राइंग के हिसाब से या BOQ के हिसाब से या और भी टेक्निकलिटीज़ चाहिए होती है, वो उनको हेल्प करता है। तो साइट इंजीनियर को ये मालूमात होनी चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट या स्कोप के हिसाब से कौन कौन सा काम हमें चेक करवाना है और वो उसकी रिपोर्टें बनवानी है और रिपोर्टें मौजूदगी में अपनी बनवानी है। और अगर साइड में कोई मसला आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करना है। बहरहाल जो HVAC का साइट इंजीनियर है वो सारी उसको मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, वो सारा टेस्टिंग कमीशनिंग की रिपोर्टें पूरी करनी चाहिए। और फिर उसके बाद कंसल्टेंट के जो साइट इंजीनियर है उसको वेरीफाई करवाना है, या क्लाइंट के साइट इंजीनियर है तो उसको वेरीफाई करवाना है। और उसकी जो प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है साइन स्टैम्प करवाने, तो वो आपको करवा कर काम को कंप्लीट करवाना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट है क्लोज आउट डॉक्यूमेंट और हैंडिंग टेकिंग ओवर। तो आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया है और इंस्टॉलेशन भी कर लिए, उसकी टेस्टिंग कमीशनिंग भी कर लिए, तो अभी आपको एक क्लोज आउट डॉक्यूमेंट बनाना है। और उसके बाद वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो सिस्टम है या इक्विपमेंट है, जो भी चीज़ें HVAC की लग गई वो क्लाइंट को हैंड ओवर करनी है। तो आपको क्लोज आउट डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाने होते हैं उसकी मालूमात होनी चाहिए। और हैंडिंग टेकिंग ओवर का क्या प्रोसेस होता है जो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में जो जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी डिटेल दी होती है, तो उसको आपको समझना है और उसकी मालूमात होनी चाहिए। फिर आप क्लोज आउट डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं और जो भी आपके सिस्टम है वो प्रॉपर क्लाइंट को हैंड ओवर भी कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये जो भी पॉइंट्स मैंने बनाए तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाए, जैसे आपकी हेल्प हो सके। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स की फॉर्म में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।